मेरी जनरेशन सेकंड जनरेशन ऑफ फ्लायर्स है इंडिया में। ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है फ्लाइंग करने का। हम देहरादून में बैठे और यहाँ से मसूरी जाने में हमको 1 से 1.5 घंटा लगता है और हमारे पैरामोटर से 6 मिनट लगता है। पैरामोटरिंग सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कुछ भी नहीं आता हो फ्लाइंग में से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट हेल्प्स यू आर फिजिकली फिट। फ्लाइंग स्कूल में वहाँ इंस्ट्रक्टर 1-on-1 आपको सिखाते हैं। पहले थ्योरी सिखाएंगे, जब आप उड़ रहे हैं नीचे वाले को ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले को नीचे दिख रहा है और उनका ग्लाइडर नीचे आ गया या मेरा ऊपर हो गया और उनके पैसेंजर के सिर में मेरा ग्लाइडर फंस गया, ग्लाइडर फट गया। 900 फुट से विद इन 2 सेकंड्स हम 150 फुट पे थे। जब 2 दिन प्रैक्टिस के थे उसमें उड़ा रहे थे तो मशीन का इंजन सीज हो गया। कंट्री रिप्रेजेंट करना तो बहुत प्राउड फीलिंग है। जैसे मैंने जर्सी पहनी हुई है इंडिया की। पैराग्लाइडिंग का इक्विपमेंट थोड़ा चीपर आ जाता है और इजीली अवेलेबल होता है। लोग नया या सेकंड हैंड ले लेते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट पैराग्लाइडिंग में ज्यादा होते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट यश ठाकुर। आज हम आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एपिसोड लाए हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं नागेंद्र प्रताप सिंह जी, हु इज़ अ पैरा मोटरिस्ट, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है FAI वर्ल्ड पैरा मोटर चैम्पियनशिप में। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को होंगी। सो आई होप यू स्टे टू द एंड ऑफ द एपिसोड। आप पैरा मोटरिंग में इंट्रोड्यूस कैसे हुए, मतलब डिड यू ऑलवेज हैव एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट? तो ये पैरा मोटरिंग में आपने एज अ हॉबी, एज अ प्रोफेशन, ये कब आपके दिमाग में आया? हाउ डिड यू फर्स्ट गेट इंट्रोड्यूस टू इट? एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता था मैं, फाइटर पायलट। ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे और टैलेंट से उन पे ध्यान दे रहे थे। अलग अलग पढ़ाई करते हुए आगे तो निकल गए, लेकिन फ्लाइंग नहीं कर पाए। समवेयर अराउंड 98 और 99 मैंने पहली बार एक वीडियो देखा। लेक लुजन के ऊपर कोई पैरामोटर उड़ा रहा है, अच्छा, और फुट ड्रैग कर रहा है पानी के लेक के ऊपर। मतलब हल्का सा पैर टच करते हैं और उस लेवल में फ्लाई कर देंगे, पानी उछल रहा है। मुझे वो इमेज बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कहा ये जरूर सीखेंगे। फिर ढूंढते रहे कौन सिखाता है, क्या करता है। तो देन आई फाउंड वन स्कूल इन पुणे। पुणे में कामशेत एक जगह है और वहां से बहुत फ्लाइंग होती है। इंडिया के अंदर 4-5 साइट हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। वो अब हमें पता है, तब नहीं पता था। तो वहां हम पहुंच गए। जैसे न्यू ईयर पे ट्रिप में जाते हैं, वैसे न्यू ईयर की एक ट्रिप में वहां पहुंच गए फैमिली को लेके। माय सन वाज ओनली 1 year old एंड माय वाइफ, मी एंड माय सन, वी रीच्ड लोनावला। और वहां पे पता चला ये तो मशीन के बिना फ्लाई होती है, तो उसको पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। लेकिन जो मिला वो सीख डाला और बहुत साल, मैंने 10 साल पैराग्लाइडिंग की पहले। और कौन से ईयर होगा ये? 2002 की बात है। ओके। हम काफी साल तक पैराग्लाइडिंग करते रहे, लेकिन मैं दिल्ली रहता था, गुड़गांव से पूना जाना होता था। फिर वहां से कामशेत और 1 घंटा 1.5 घंटा दूर है। वहां जाओ, गांव देहात में रहो और जगह जगह साइट पे जाओ, 20 किलो का ग्लाइडर लेके और फ्लाइंग करो। और वेदर अगर सही नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि फ्लाइंग ही नहीं होगी। इतनी दूर से गए हो फिर भी, और वापस बिना फ्लाई करे भी आना पड़ेगा। तो रिजेक्शन भी था तो हाँ, तो उसका सॉल्यूशन वेदर के कारण, बिकॉज ये सब वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद मुझे फिर भी लगा कि कहीं ना कहीं इतनी फ्लाइंग करने के बाद भी फ्लाइंग जो है वो फ्री स्पिरिटेड लोगों के लिए है। मतलब एक सेंस ऑफ फ्रीडम है जब आप फ्लाइंग करते हैं। तो इसमें भी आप एक पहाड़, एक वेदर से क्यों बंधे हुए? अगर आपके पास इंजन हो तो आपकी वो समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए पैरामोटरिंग ही सॉल्यूशन था। और उन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी पूना में ही थे जो पैरामोटरिंग सिखाते हैं। काफी 10 साल पैराग्लाइडिंग करने के बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, तो उनसे मुलाकात हुई और फिर मैं पैरामोटरिंग में आ गया। पैरामोटरिंग मैंने 2016 में सीखी है। तो उस प्रोसेस के बारे में बताइए कि कैसा था वो प्रोसेस, और फ्लाइंग से सीख के पैरामोटरिंग में ये कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो दोनों तरह की फ्लाइंग लगभग सिमिलर है। एक बिना इंजन के है, ग्लाइडर से करेक्ट है ना, सेम होता है। मतलब बहुत छोटी टेक्निकल चीजें डिफरेंट होती हैं, पर आजकल तो हाइब्रिड ग्लाइडर आते हैं, उसी से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं या पैरामोटरिंग कर सकते हैं। पैरामोटरिंग सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि
आपको कुछ भी नहीं आता हो फ्लाइंग में से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट हेल्प्स यू आर फिजिकली फिट, है ना, क्योंकि एक एक्टिविटी है जिसमें स्प्लिट सेकंड्स में आपको डिसीजंस लेने हैं। जमीन में बहुत दौड़ना है ट्रेनिंग के टाइम पे, उड़ना बहुत आसान है, हवा में तो ऐसे लगेगा चेयर पे बैठे हो, लेकिन जमीन पे जब उस ग्लाइडर को इन्फ्लेट करके उसकी पावर्स को समझना, विंड को समझना और फिर उसको लेके दौड़ना, जो हमारा पैरामोटर होता है जिसे हम बैकपैक बोलते हैं, बैकपैक की तरह इंजन को लगा लेते हैं, उसका फ्यूल डाल के वेट लगभग 35 से 50 किलो होता है, डिपेंडिंग आपने कितना फ्यूल डाला, 35 to 50 केजी। तो आप सोचिए 50 केजी का वेट लेके फिर आपने ग्लाइडर को पुल किया, वो भी आपको खींच रहा है और एक उतनी स्ट्रेंथ चाहिए आप, और आप दौड़ रहे हैं, और फिर जब दौड़ रहे हैं तो एक समय आता है कि उसको सही मोमेंटम मिल जाता है और मुड़ जाता है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती है। लेकिन वो उसकी ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फिजिकली टैक्सी है, और आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, एथलेटिक नहीं है तो आप नहीं कर सकते, और अगर आप एथलेटिक हैं तो बड़े आसानी से कर जाएंगे, है ना। तो प्रोसेस यही होता है कि वहां पे हम जाएं किसी अच्छे स्कूल में, फ्लाइंग स्कूल में, वहाँ इंस्ट्रक्टर 1-on-1 आपको सिखाते हैं, पहले थ्योरी सिखाएंगे, फिर सारे मेट्रोलॉजी की, ग्लाइडर के बिहेवियर, इंजन कैसे चलता है, क्या देखना है, क्या करना है, फिर आपको बिना ग्लाइडर के ग्राउंड रन्स कराएंगे, उसका वेट फील कीजिए, आप जल्दी से गिर तो नहीं जाते हैं, उसका समझ पा रहे हैं, फिर ग्लाइडर के साथ भी ग्राउंड रन कराएंगे, जमीन से टेक ऑफ नहीं कर सकते जब तक चीफ इंस्ट्रक्टर ने आपको ये क्लियर नहीं कर दिया कि आपकी ग्लाइडर, इंजन, सबकी हैंडलिंग बढ़िया है, करेक्ट है ना। फिर उसके बाद आपको टेंडम फ्लाइट कराते हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर के साथ, जिससे आपको फील आए, डर ना लगे। कुछ लोग हाइट से डरते हैं, पता नहीं होता, है ना, अकेले ऊपर फंस गए ऐसा तो वो इंस्ट्रक्टर जब श्योर हो जाते हैं फिर आपको वो सोलो फ्लाइट करने को देते हैं। हर एक फ्लाइंग की चीज में, चाहे आप हेलीकॉप्टर उड़ाएं, जहाज उड़ाएं, ग्लाइडर्स उड़ाएं, माइक्रोलाइट उड़ाएं, पैरामोटर उड़ाएं, कॉन्सेप्ट सबका ट्रेनिंग का सेम है, राइट। सिंसियरिटी, थॉरोनेस ऑफ ट्रेनिंग सबकी सेम है, प्रोवाइडेड कोई अच्छे पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग स्कूल में जाए, वो बहुत जरूरी है सीख। तो इसमें सर जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने ये स्टार्ट करा है, ऐसे कितने इंस्टीट्यूट या सिर्फ पुणे में? नहीं, सिर्फ पुणे में नहीं है, क्योंकि लोकेशन वहां पे वर्ल्ड क्लास लोकेशन है। 8 महीने आप फ्लाई कर सकते हैं, 7-8 महीने साल में, वेदर अच्छा रहता है। ऐसे ही बीर बिलिंग है नॉर्थ, बीर बिलिंग सुना जी, तो बीर बिलिंग में फ्लाई कर सकते हैं आप ऐसे ही करीब 7-8 महीने। तो कुछ बहुत अच्छी साइट्स हैं हमारे इंडिया में, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड आती है, बेसिक लेसन में पढ़ा होगा इसको, और पहाड़ है तरह तरह के, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, आर्यास, अरावली रेंजेस, है ना। तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जहां में पहाड़ है और विंड ठीक आती है वहां फ्लाई कर सकते हैं। पैरामोटरिंग करने के लिए वो भी बंदिश नहीं है, सिर्फ आप किसी खेत, खाली पड़ी जमीन, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बंदिश ये है कि किसी और को डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि पैरामोटर एक तरह से एयरक्राफ्ट का ही इंजन है ना, उसकी आवाज बहुत तेज होती है ना। तो आवाज होने से दूसरों को डिस्टरबेंस हो सकता है, या आप किसी साइट पे जाते हैं और वहां पे नो फ्लाई जोन है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के कारण, कोई डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, पावर लाइंस हैं, पावर हाउसेस हैं, डैम्स हैं, तो उन सब जगहों पे ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि किसी भी तरह का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ेगा, तो हम भी नहीं उड़ सकते, है ना। ये जो पैरामोटर है ना, ये हर एक मैनकाइंड पूरे वर्ल्ड में उनका ड्रीम होता है कि हम उड़ सके, पक्षियों की तरह उड़ सके, है ना। तो ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है फ्लाइंग करने का। और लेकिन सस्ता आसान होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सेम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी बड़े हवाई जहाज में चाहिए आपको, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं, अभी काफी सारे फ्लाइंग स्कूल्स हो गए लकीली। ये जो स्पोर्ट है 50 साल से ज्यादा पुराना नहीं है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो एक नासा में एक एरोनॉटिक इंजीनियर काम करते थे, उनका नाम था डेविड बारिश,
है ना। तो आपने जब देखा होगा शटल में जाते हैं लोग ऊपर, फिर नीचे कैप्सूल गिरता है, कैप्सूल गिरता है, उसमें 3 पैराशूट खुलते हैं। करेक्ट करेक्ट ठीक है ना, करेक्ट। वो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था, डेविड बारिश ने। हाँ, तो जब वो उस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने एक पैराग्लाइडर बना लिया अपने प्रिंसिपल से, अपने उड़ाने के लिए। ऐसे शुरुआत हुई पैराग्लाइडिंग की। और वो न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसमें किसी हिल पे जाके छोटी छोटी फ्लाइट्स किया करते थे। फिर बाद में बड़ी कम और लोगों ने सीखा, डेवलप हुआ। सोचिए आप, एक कपड़ा होता है उसको इतने अच्छे से इंजीनियरिंग करते हैं कि वो एयरक्राफ्ट की विंग की तरह काम करता है। उसे फोल्ड कीजिए, बैग में डालिए, कहीं भी जाइए, अरे वाह, और कहीं भी उड़िए, है ना। तो इसलिए जो स्कूल्स हैं वो अभी काफी सारे हो गए जी। उनमें से कुछ बड़े अच्छे हैं ट्रेनर्स। मेरी जनरेशन 2nd जनरेशन ऑफ फ्लायर्स है इंडिया में, ओह वेरी पैरामोटरिंग। मेरे से पहले जनरेशन है who are 7, 8, 10 years older than me. राइट। They are the real pioneers जिन्होंने स्पोर्ट को डेवलप किया। उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, फ्लाइंग सिखाते हैं, एंड दे आर वेरी गुड पीपल। एंड उनका काफी नाम है, उनको हम फ्लाइंग पैरामोटरिंग के द्रोणाचार्य कह सकते हैं। ग्रेट। उनसे सारे जितने भी लोग फ्लाई कर रहे हैं सब उनसे ही सीखे। राइट राइट। तो पूरा सीखने के प्रोसेस में से ये थोड़ा सा बताइए कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेस क्या है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीजें क्या क्या थी? कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट हो ना, वो बहुत प्रिसीजन स्पोर्ट होता है। अपने माइंड में आपका डिसिप्लिन के प्रति लगाव होना चाहिए। अगर आप फ्लाइंग में आते हैं तो वो डिसिप्लिन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ, देयर इज नेवर अ सेकंड चांस इन द स्पोर्ट। आप अगर हवा में उड़ रहे हैं और आपने कोई गलती की तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है उसके, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपको दी गई है वो वर्ल्ड क्लास है, आपका इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, इक्विपमेंट में कोई इशू नहीं है। वेदर आप अच्छे से, वेवर साइन करवाते हैं। वेवर साइन हमेशा होता है कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट में, इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं। राइट। एडवेंचर स्पोर्ट एक कोई भी एक्टिविटी डेंजर से भरी होती है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि मैं खुद साइन अप कर रहा हूँ इसके लिए, ये जानते हुए कि मुझे कुछ किसी तरह के एक्सीडेंट या जान का खतरा है। ये तो एडवेंचर स्पोर्ट का नियम। मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची लगेगी ना, शक्कर का स्वाद नहीं है। करेक्ट है ना। तो इसलिए मिर्ची खिलानी है तो आप साइन करेंगे, और मजा भी है फिर उसका वैसे ही। लेकिन डेंजरस बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने बोला, अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटीज समझना आ जाए और साइट को समझ जाए, कहाँ पे उड़ रहे हैं, आपका इक्विपमेंट के बारे में समझे, तो बिल्कुल नहीं है। देखिए आपके सामने में पूरे 206 हड्डियों के साथ इंटैक्ट बैठा हूँ और 20 साल से फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। तो समवन हु इज नॉट अवेयर ऑफ पैरामोटरिंग या ग्लाइडिंग या जो भी आप कह रहे हैं इसको, आप उसको वो कैसे डिस्क्राइब करोगे, हाउ इज द फीलिंग? एक इटालियन दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा था, वंस यू टेस्ट अ फ्लाइट योर आईज विल नेवर लुक एट द ग्राउंड, दे विल बी ऑलवेज अप लुकिंग इनटू द स्काईज। ये सच बात है। हम जैसे, हमारी मैनकाइंड की ड्रीम है कि हम उड़े पक्षियों की तरह, फ्रीडम महसूस होती है, क्योंकि ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं होता है, ट्रैफिक भी हो जाता है, एयरलाइंस का भी है, सब चीजों का है, लेकिन कंपेयर टू ग्राउंड फ्रीडम बहुत जाता है आपको उड़ने की। जैसे हम देहरादून में बैठे हैं और यहाँ से मसूरी जाने में हमको 1 से 1.5 घंटा लगता है, और हमारे पैरामोटर से 6 मिनट लगते हैं। 6 मिनट जाते हैं, अगर वहां कहीं लैंडिंग साइट डिसाइडेड, हम लैंड कर सकते हैं, फिर वापस उड़ के आ सकते हैं। तो जबकि स्पीड ग्लाइडर की बहुत ज्यादा नहीं है, 35 से 70 किलोमीटर पर आवर ही है, जो कार उससे तेज चलती है, लेकिन क्योंकि एरियल डिस्टेंस कम होता है, कोई घुमाव नहीं, तो वो फ्रीडम का जो एहसास होता है ना, वो बहुत अमेजिंग, आप सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोग जिनको जॉय राइड्स भी देते हैं, जॉय राइड मतलब जिसको फ्लाइंग नहीं आती उसको अपने साथ बिठाते हैं 2 सीट एक्सपीरियंस कराने। हाँ, हमने हमेशा देखा है वो सब कुछ भूल जाते हैं। पहली आवाज चीखने की आती है, थ्रिल, खुशी, क्योंकि वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब आप उड़ रहे होते हैं, एक कम हाइट पे उड़े या ज्यादा, आपको लगता है नीचे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, जमीन की, जायदाद की, ट्रैफिक की, फलाना ढिकाना, जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, वो आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि आपको दिखेंगी नहीं, या तो बहुत छोटी दिखेंगी।
वो फीलिंग, और क्योंकि आप ओपन कॉकपिट में, करेक्ट, जब सिविल प्लेन में बैठते हैं सिविल एविएशन के, तो आपको एक खिड़की में से थोड़ा सा कुछ दिख रहा होता है, परेशानियां वहां पूरी है, लेकिन मेरा खाना नहीं आया, एयर होस्टेस नहीं आई, बगल में कौन बैठा है, सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, यहाँ पे तो आप मास्टर हैं। और ओपन कॉकपिट में समझिए आपकी एक चेयर है हल्की लाइट वेट, वो हो गई, तो इसलिए फ्रीडम तो बहुत ज्यादा है और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, उसे कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन लकीली हर एक इंसान इतना लकी नहीं होता कि उसे ऐसे फ्लाइंग करने का मौका मिल जाए। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस स्पोर्ट से इंट्रोड्यूस हो पाया और कंटिन्यू कर पाया, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत है। 1 घंटे की फ्लाइंग अगर आपको करनी है तो हो सकता है आप उस चीज के लिए 1 साल पहले से सोचे और प्लानिंग करें कि मुझे बाली जाना है और वहां पे ये ओशन पे होना है। आप सोचिए कितनी प्लानिंग चाहिए। अपनी मशीन ले जाएंगे या वहां पे खरीदेंगे, अपना ग्लाइडर ले जाएंगे या वहां पे खरीदेंगे। हम आजकल एयरलाइंस में अपना सूटकेस ले जाते हैं तो 1-1 किलो ज्यादा हो जाता है वजन, तो टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, 70 किलो का वेट आप लेके जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत टीडियस होता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड यही होता है, वो फ्लाइट। जैसे ही कदम आपके जमीन से ऊपर उठे तो आपको जो फ्रीडम का एहसास होता है, जो सीनरी दिखती है, उसका कोई मैच। गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। ये सीखने के और कर पाने के लिए क्या क्या स्किल्स और माइंडसेट जरूरत होती है एक इंसान को? देखिए, सबसे पहले तो एडवेंचर का माइंडसेट होना चाहिए, है ना, कि मैं रिस्क टेकिंग। इसमें रिस्क तो है ही नहीं। अच्छा, फ्लाइंग में किसी तरह की कोई रिस्क नहीं। ओके, क्योंकि आप एक बहुत एबल इंस्ट्रक्टर के साथ सीख रहे हैं, है ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप कैसे भी गलती नहीं कर सकते अगर आप ट्रेनिंग के मॉड्यूल को सही से समझते हैं और अपनी स्किल्स को समझते हैं। जैसे हम मैराथन दौड़े तो सबकी स्किल्स अलग होती हैं, बाइक चलाएं तो सबकी स्किल्स अलग होती है, कोई तेज चला सकता है, कोई धीरे। तो ऐसे ही इसमें भी है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो अभी पता ही नहीं है, जो उड़ा नहीं है, उसे कैसे पता, है ना। तो सबसे पहली स्किल तो यही चाहिए कि आपका बड़ा डिटेल्ड थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल माइंडसेट होना चाहिए कि आई विल फॉलो अदर पीपल्स एक्सपीरियंस। फ्लाइंग में क्या खास होता है ना, यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग बाय योर ओन एक्सपीरियंस। आप दूसरों को देख के सीखते हैं। तो आप किसी फ्लाइंग साइट पे खड़े हो जाइए और 20 लोग टेक ऑफ कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, है ना। इसमें ईगोइस्टिक आदमी की कोई जगह नहीं, क्योंकि नेचर से बड़ा पावर कुछ भी नहीं है। करेक्ट। और हवा है जो दिख नहीं रही है आपको। सड़क दिखती है ना बाइक चलाते हैं तो, लेकिन यहाँ हवा में आप उड़ रहे हैं तो आपको वो दिख नहीं रही है। तो आपको फील करना आना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर जाता जाएगा। आप समझने लग जाएंगे कि हमको हवा के साथ तालमेल करके कैसे उड़ना है, क्या खासियत है उसकी। तो ये सब स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ट्रेनिंग तो 20 दिन में हो सकती है। आप सोलो फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन वो सोलो फ्लाइट कंप्लीटली इंस्ट्रक्टर के कंट्रोल में, वो आपको रेडियो के सब बता रहा है, आप उड़ रहे हैं फिर भी 20-30 घंटे आप सोलो उड़ लेंगे, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनके वर्ल्ड के सर्टिफिकेशन लेवल है सारे, है ना। जैसे P1 हम बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट लेवल। तो P1 से इंट्रोडक्शन हो जाता है फ्लाइंग के लिए, और हो सकता है 1-2-3 सोलो फ्लाइट्स आपने इंस्ट्रक्टर के अंडर कर ली। 99% लोग उसके बाद आगे कुछ करते ही, उन्हें लगता है उड़ना सीख गए तो नहीं, वो आगे उड़ते भी नहीं। अच्छा, कॉर्पोरेट लाइफ या कहीं जहां भी वो रहते हैं वहां से आते हैं, एक छुट्टी की तरह ये सीखते हैं, वापस जाते हैं, बड़े प्रोमिसेस करते हैं कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, यही करेंगे, लेकिन करते नहीं है। क्योंकि जो सेकंड लेवल है वहां से असली फ्लाइंग शुरू होती है। P2 लेवल जो है, ये रेटिंग्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं हर कंट्री में। मैं जो बता रहा हूँ, जो सिस्टम हम इंडिया में फॉलो करते हैं, तो सेकंड लेवल पायलट होता है वो सेमी एक्सपर्ट पायलट हो गया, है ना, P2। वो करीब 15-20 घंटे सोलो फ्लाइंग कर लेगा जब तक वो कंप्लीट करेगा। उसके बाद P3 लेवल यानी कि क्लब पायलट। हम क्लब पायलट क्यों बोलते हैं, आप वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है आपके मेरे साथ, वो अपना ग्लाइडर लाके कहीं से भी उड़ सकता है, इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें और ब्रांच हो जाती है। कोई एक्रोबैटिक्स करना चाहता है तो उसको एक्रो की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोई कुछ और करना चाहता है उसको। अच्छा, जैसे
हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, ये भी एक व्हीकल ही हुआ ना। करेक्ट। तो कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसमें कुछ लोग टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, कुछ प्राइवेट ड्राइवर बन जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ी चलाते हैं, कुछ रेस कार ड्राइवर बन जाते हैं, है ना। तो ये आपकी चॉइस है, आप उसमें क्या बनना चाहते हैं। करेक्ट। जो जनरली लोग जानते हैं कि टेंडम फ्लाइंग कर रहे हैं, जॉय राइड, टूरिस्ट प्लेसेस में, मेरे हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं, सबको फ्लाइंग एक्सपीरियंस करा रहे हैं। लेकिन जैसे एक इंसान टैक्सी चलाता है, ऐसे वो ये चला रहे हैं और अपनी जीविका कमा रहे हैं, है ना। उसकी मेंटालिटी अलग है, कंपटीशन की अलग मेंटालिटी है। तो आपको और ज्यादा स्पोर्टी और स्पोर्ट्स पर्सन होना पड़ेगा। एक चैंपियनशिप 2 साल में कंपेटिटिव नेचर हो मैं बहुत डिफरेंट है, उसका माइंडसेट ही अलग है। तो कोई उनमें से आपको एक मेमोरेबल फ्लाइट आपको लगती है कि, या कोई चैलेंजिंग फ्लाइट के आपको याद रहे और उससे कुछ सीखा हो आपने, कोई एक मेमोरेबल फ्लाइट है आपकी कोई ऐसी? मेरी मेमोरेबल फ्लाइट ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लाइट तो है ही है, जो कामशेद में ट्रेनिंग हिल, जिसकी हाइट केवल 150 फुट है, वहां से हम लोग जब फ्लाइंग करते हैं तो इंस्ट्रक्टर के रेडियो से ऊपर 2-3 लोग हेल्प करके आपको उड़ा देते हैं। तो वो फीलिंग ही अलग होती है। आप ऊपर बैठ भी नहीं पाते हैं हार्नेस में, सिर्फ लटके रहते हैं। लेकिन वो एक छोटी सी फ्लाइट होती है, 1 से 2 मिनट, मेरी 2 मिनट 21 सेकंड की। तो वो फीलिंग के आप सीख गए उड़ना, वो बहुत मेमोरेबल होती है। सेकंड ये होता है कि भाई छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो कैसे आप उनसे सीखते हैं, है ना। मेरा मिड एयर कोलिजन भी हुआ है, सोचिए। तो वो कैसे वो बताइए। तो ये सब मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है या साइड वे? तो बहुत सारी चीजें होती है जब आप उड़ रहे हैं। तो ये 2 ग्लाइडर हो गए और पहाड़ के साथ उड़ रहे हैं, तो आपको जैसे गाड़ी में हमको नहीं दिखता, ब्लाइंड स्पॉट्स हो गए हैं। करेक्ट। ऐसे जो ऊपर है उसके भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, और नीचे है उसके भी ब्लाइंड स्पॉट्स। नीचे वाले को ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले को नीचे दिख रहा है। तो हमें नहीं पता, अनलेस हम इन सब के बारे में पढ़ के बहुत थॉरोली रखे नहीं दिया। तो इनके नियम है, कौन लेफ्ट से जाएगा, कौन राइट से जाएगा। 2 लोग सामने आ गए तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में टर्न करना है जिससे दूर हो जाए। बहुत सी चीजें होती। मेरे साथ ही हुआ था कि मैं तो उड़ रहा था, मेरे से ऊपर जो कोई उड़ रहा था वो मुझे नहीं दिख रहे थे कि मेरे ऊपर कोई है, और उनका ग्लाइडर नीचे आ गया या मेरा ऊपर हो गया हवा से, और उनके पैसेंजर के सिर में मेरा ग्लाइडर फंस गया। और हम तीनों की हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, 900 फुट थी खाली, तो हम अपना रिजर्व शूट डिप्लॉय कर पाए। लेकिन वो लकीली उन्होंने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड किया और उसका हेलमेट खोल दिया पैसेंजर का, तो मैं फ्री हो गया। लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था कि क्या चल रहा है। और उसके बाद मैंने भी ट्रेनिंग्स की हुई थी सेफ्टी से रिलेटेड। ये सब सिचुएशंस आती हैं, उसे हम किसी लेक के ऊपर सिमुलेट करते हैं, बहले कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा। तो घबराए नहीं, बिल्कुल कूल माइंड रखना है। और ग्लाइडर फट गया, और पूरा फट गया। हाँ, पूरा नहीं, बहुत फोर्सेस बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कोई भी इशू नहीं हुआ क्योंकि वो ट्रेनिंग की हुई थी। तो माइंड में ये सब था, मसल मेमोरी, कि कैसे कंट्रोल करना है। 900 फुट से विद इन 2 सेकेंड्स हम 150 फुट पे थे, और फिर मैं लैंड कर लिया। नीचे जो लोग देख रहे थे, हमने बताया क्या हुआ, देखा क्या हुआ, ये हवा ऐसे क्यों आई अचानक से, हम तो यहाँ हमेशा उड़ते हैं। हमने कहा हवा नहीं आई, उन्होंने ये सब मुझे बताया, मैं तो देख भी नहीं पाया कि क्या हुआ। तो सबसे पहली मिस्टेक, जो भी मेरे से ऊपर उड़ रहे थे, राइट ऑफ वे मुझे था, है ना, कि भाई मैं ऊपर नहीं देख सकता हूँ कौन है, तो आसपास ना है। अच्छा, हम कभी भी फ्लाइंग में दूसरे की गलती नहीं बताते। सबसे पहली गलती हमारी होती है, कितने लोग उड़ रहे हैं, आप कितने दिन बाद फ्लाइंग करने आए हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं कि इस ट्रैफिक को हैंडल कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, किसी रोड पे जाते हैं और 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो हमें पता है इस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, ट्रक चलते तो हम आ नहीं जाते अगर नौसिखिया है तो ऐसे ही फ्लाइंग में भी पता होना चाहिए कि आज मुझे उड़ना है या नहीं उड़ना, हड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है उस दिन मेरी भी गलती हो कि मैंने डिसीजन दिया कि मैंने फ्लाई किया। लेकिन अच्छी ट्रेनिंग और सब चीज के, देखिए बिल्कुल बिना स्क्रैचेस के हम यहाँ पे आपके सामने बैठे। एक मेजर इंसिडेंट था, इसलिए वो फ्लाइट याद रहती है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग और बाकी वो ट्रेनिंग की वजह से जो बहुत
बहुत फर्क पड़ता दोनों पायलट्स, है। हाँ, और उन्होंने भी सही डिसीजंस लिए हैं, हमने भी लिया है, और उसकी वजह से ऐसे सिचुएशन में आप ऑब्वियसली पैनिक तो कर नहीं सकते। पैनिक, आप अगर ट्रेनिंग करेंगे तो कभी पैनिक नहीं है। जो नहीं उड़ता है वो क्या बोलता है तो बड़ा डेंजरस है। जब आप सीख जाएंगे तो सेफ्टी के ट्रेनिंग हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि और एक्टिव होना पड़ता है। आई एम 52 years old एंड आई एम कॉम्पिटिंग विद 20-year-olds, है ना, इसमें कोई एज नहीं है। फ्लाइंग इज फॉर एवरीवन, तो थोड़ा एजाइल बनना पड़ेगा, तो आपको वेट, फिटनेस सब बढ़ाती है। You've recently participated in the International Paramotoring Championship. What was that experience like? कि कब ये स्टार्ट हुआ, कैसे आपने अप्रोच करा, एंड हाउ डिड you represented India? How was that experience? और आप इसमें मतलब ये कंपटीशन में पहुंचे कैसे हुआ ये? तो 2016 में जब मैंने पैरामोटरिंग सीखी तो ये लाइन तो क्लियर थी कि मुझे कमर्शियल फ्लाइंग नहीं करनी है। कमर्शियल फ्लाइंग मतलब जॉय राइड्स नहीं करनी लोगों को, एंड आई वांट टू डू समथिंग मोर कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिशंस इंडिया में नहीं होते अभी तक, क्योंकि मैंने बताया हम सेकंड जनरेशन फ्लायर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन फ्लायर्स ने स्कूल सेटअप किया, लोगों को सिखाया, तो नंबर ऑफ फ्लायर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, उनमें से लोग कॉम्पीट करेंगे। लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा फ्लायर्स है वो क्या कर रहे हैं कि अपनी जॉब की तरह ट्रीट करते हैं इसे, और जॉय राइड्स करा रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए। कंपटीशन के लोग बहुत कम बचा है, वो भी बहुत अच्छे पायलट है लेकिन उनका रुझान उस तरफ नहीं है। कंपटीशन के लिए तो जैसे किसी भी स्पोर्ट में तैयारी करनी है वैसे आपको करनी पड़ेगी। तो 2016 में सीखने के बाद मैंने सबसे पहले एशिया ओशियानिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया तक और एशिया के सारे कंट्रीज, थाईलैंड में चैंपियनशिप हुई। ये कौन सी ईयर की बात बताएं? 2017 ओके, थाईलैंड में चैंपियनशिप थी। तो वहां पे गए, लेकिन कुछ लोगों को इकट्ठा किया साथ में, जो अच्छे पायलट्स थे, सब लोग गए। क्योंकि ये एक इंडिया में ऐसे स्पोर्ट की तरह मान्य नहीं है, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं है। मतलब गवर्नमेंट चाहे भी तो, जब तक गवर्नमेंट में पॉलिसी नहीं होगी फंड्स कहाँ से देगी, ना ट्रेनिंग के, ना इक्विपमेंट के लिए, ना ट्रैवल करने के लिए, ना ही कंपटीशन के लिए, है ना। तो हमारा इंडिया में एरो क्लब ऑफ इंडिया 1927 या 25 से बना, 27 या इट्स दैट ओल्ड बॉडी। एरो क्लब ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, और एरो क्लब ऑफ इंडिया का काम है सारे एरो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। उसमें एरो मॉडलिंग हो, स्काई डाइविंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, पैरामोटरिंग हो, हॉट एयर बलूनिंग हो, किसी भी तरह का एरो स्पोर्ट ना, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, माइक्रोलाइट से रिलेटेड, एंड वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और काफी सालों से कर, क्योंकि पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग इंडिया के अंदर 20 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अगर कुछ लोगों ने किया पहले, तो इसलिए एरो क्लब ऑफ इंडिया में भी ये पॉलिसीज हम ही लोगों ने बना के प्रेजेंट की, उनके साथ बनाई, और बहुत सारी चीजें इस पे डेवलप की हैं। फिर अभी स्टेज ये है कि मैं कंपटीशन के सवाल से थोड़ा सा डिबेट इसलिए हो रहा हूँ कि आपने समझ में आएगा लैंडस्केप क्या है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में एसीआई हो गया, एरो क्लब ऑफ इंडिया। एरो क्लब ऑफ इंडिया ने अलग अलग वर्टिकल्स ऑफ फ्लाइंग, जैसे माइक्रोलाइट पैरामोटर को एक वर्टिकल बनाया, उसको हम बुलाते हैं माइक्रोलाइट पैरामोटर कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें 5 कमिश्नर्स हैं, उसमें से मैं भी एक कमिश्नर हूँ। और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्पिटिशन बट अब पॉलिसी मेकिंग पूरी करते हैं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, फ्लाइंग, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, सबके ऊपर हमने एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर चुके हैं ऑलरेडी, एरो क्लब ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और डीजीसीए को। और ये सारे लोगों से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। जिस दिन ये सब गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएगा या आसान हो जाएगा। कमिंग बैक टू माय कंपटीशन, तो 2017 में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बस चले गए, जैसी मशीन थी वैसी लेके चले गए और वहां पहुंच गए। जो लोग जा सकते थे वो गए और वहां पहुंच गए, और जब 2 दिन प्रैक्टिस के थे उसमें उड़ा रहे थे तो मशीन का इंजन सीज हो गया। आपका ये इंजन सीज हो गया, तो वहां मशीन चेंज नहीं कर सकते। और मशीन आए कहाँ, इंडिया से तो ले नहीं गए थे। तो बड़ा दिमाग दौड़ाया, फिर किसी से रेंट ले ली
और बहुत महंगी मिली और उससे कंपटीशन पूरा। कितना क्या क्या चार्ज था? अब बहुत महंगी का मतलब इंडियन रुपीस में बहुत महंगा होता है। 12,000 रुपए पर डे हमने दिया। अच्छा, है ना। तो नई मशीन जो आती है वो 10-15 लाख में आती है। अच्छा, जो पूरा सेट होता है, राइडर और ये सब। तो उस टाइम ज्यादा हम जानते नहीं थे और इसलिए 2017 में वो कंपटीशन लर्निंग एक्सपीरियंस था और वो करके हम आ गए। अगले साल और ज्यादा जोर शोर से तैयारी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में ही हुई। उसमें हम बड़ी टीम लेके गए और टीम को फॉर्म किया मैंने और एरो क्लब ने काफी डॉक्यूमेंटल और चीजों में सपोर्ट किया हमारा। और यहाँ तक कि मैंने और एक और टीम पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी खुद की, पूरी टीम की। और लोगों के फ्लाइट टिकट्स खरीदना, उनका इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कराना, जो भी हम कर सकते हैं। करेक्ट। और इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, वहाँ पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो पॉइंट ज्यादा बढ़ेंगे। और शुरू में डिसिप्लिन का इशू आता है, हर तरह का इंसान वहाँ जाना चाहता है, कोई स्पोर्टी है या नहीं है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत बढ़िया रही। हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 41 थी। अच्छा, कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट था? 15 से 16 कंट्री आते हैं। 15 से 16, है ना। और एक एक कंट्री के बहुत लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइज हैं, ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं। हमारा तो अभी शुरू हुआ है काम। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि कॉम्पीट करके मेडल आए, बहुत बढ़िया। नहीं आए तो आप जाके पीपल शुड नो इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। हम सारा लर्न करके नेक्स्ट जनरेशन को सिखा के प्लेयर्स तैयार करके पायलट्स को ले जा सके और ये सब काम कर सके। तो मैं इंडिया का टीम लीडर हूँ टीम का, और इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये मेरा 5वां वर्ल्ड चैंपियनशिप था जो अभी फ्रांस में हुआ सितंबर के महीने में, है ना। उसको अब वर्ल्ड पैरामोटर चैंपियनशिप बोलते हैं और इसे ऑर्गेनाइज करता है FAI, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। ये फ्रेंच स्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जैसे ओलंपिक बॉडी होती है, आप साई जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे हमारे लिए ACI है, एरो क्लब ऑफ इंडिया, उनकी गवर्निंग बॉडी होती है FAI, है ना। ये सारे कॉम्पिटिशन्स फ्लाइंग से रिलेटेड वर्ल्ड में कराते हैं। जिनके पास FAI का स्पोर्टिंग लाइसेंस है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में। और वो लाइसेंस एरो क्लब ऑफ इंडिया बनाता है। बट आपने कितनी फ्लाइंग, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो सब देने के बाद, किनसे ट्रेनिंग ली, कैसे किया, क्या आगे नहीं किया, है ना। तो ऐसे 5वां कंपटीशन हमारा हुआ और आगे भी करते रहे। तो कितना कम्पिटिटिव है? काफी कम्पिटिटिव रहता है कंपटीशन? कंपटीशन बहुत ये है। इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स बड़ा निश है। हम जिस भी कंट्री में जाएं, कॉम्पीट करें, शहर के बाहर किसी गांव देहात में, या तो किसी एयरपोर्ट छोटा या कोई जगह जहाँ पे लेक हो, वहीं पे कंपटीशन होता है। तो ये स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, इसे देखने हजारों लोग नहीं आते। बस कुछ तो आते होंगे, वो अपनी मर्जी से कोई आ गया तो आया। लेकिन ये कंपटीशन हमारे ही बीच। अब ऐसे कॉम्पिटिटिव बोलेंगे तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, 8 टीम होती है। हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 16 टीम, तो कॉम्पिटिटिव है। और लोग तैयारी करके, जैसे मैं आया वैसे मेहनत करके आते हैं। और वहां पे आके कोई प्राइज मनी एज सच नहीं है, लेकिन आपको मेडल करेंगे, आपका नाम होगा अपनी कम्युनिटी में। ये स्पेक्टेटर स्पोर्ट में टीवी पे या न्यूज़पेपर में कहीं कोई छाप देगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वहां आएगा। ये आपके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वेयर डू आई स्टैंड, इट्स मोर लाइक अ एरो फेस्ट, कि आप यहाँ जाते हैं बढ़िया कंट्री में और वहां पे फ्लाई करते हैं और नए नए लोगों को मिलते हैं और समझते हैं, जो कि अपने फील्ड के बढ़िया लोग हैं। आप उनको कुछ सिखाते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, बहुत टैक्सिंग है, क्योंकि 14-15 दिन कंपटीशन चलता है और हर दिन आपको 3 बजे सुबह उठना और साइट पे पहुंचना पड़ेगा। कहीं ठंडा वेदर है, कहीं नॉर्मल है, किसी दिन वेदर खराब है, अपनी मशीन तैयार कीजिए, बहुत डिसिप्लिन से, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आप फ्लाइंग कीजिए, इंसिडेंट फ्री होता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ भी ना हो। और एक से वर्ल्ड चैंपियन लोग आते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं कई टास्क में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्पिटिटिव। तो मतलब हाउ डज इट फील लाइक टू रिप्रेजेंट द कंट्री रिप्रेजेंट करना तो बहुत प्राउड फीलिंग है ना। जैसे मैंने जर्सी पहनी हुई है इंडिया की, और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। लेकिन
उसके साथ बहुत मैं ये कहूंगा, जो भी इंडिया की जर्सी पहन के कोई भी स्पोर्ट में इंडिया के बाहर जाता है, उसे अपने देश का नाम नहीं खराब करना चाहिए। स्पोर्ट से नहीं, आउट ऑफ द फील्ड एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग किसी भी स्पोर्ट में जाए और वहां पे पब्स में जा रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं, आप फोकस कीजिए अपने कंपटीशन पे ना। ये मत सोचिए कि यहाँ पे आप आए हैं क्योंकि अल्टीमेटली वहां का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा जहां आप जाते हैं। हर एक स्पोर्ट में होता है, उन सब को फॉलो करना होता है। आप हर स्पोर्ट्स में न्यूज देखते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बिकॉज कोई डोप टेस्ट में फेल हो गया या किसी ने कुछ कर दिया है। किसी डोपिंग भी होती है इसमें? नहीं होती नहीं है, लेकिन आई मेंट टू से कि मतलब आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अच्छा, कि आप किसी भी इन्फ्लुएंस कैरियर में कोई अल्कोहल या ड्रग्स आपने नहीं किया है टू एनहांस योर परफॉर्मेंस, है ना, तो वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। तो ये तो ऐसा कभी हुआ है कि इसमें लोगों ने ड्रिंक करके? वो तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने बताया ना, जब आप फ्लाई करते हैं तो किसी भी फ्लाई पे आप एक रात पहले भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके सिस्टम में आप 100% अलर्टनेस चाहिए, कोई टेस्ट करे या ना करे। जैसे अभी अपने गवर्निंग बॉडीज के बारे में बात करी, तो काफी आजकल टूरिस्ट स्पॉट्स बनते हैं जहाँ पे इलीगल पैरा मोटरिंग भी होती है, ग्लाइडिंग सिखाई करते हैं लोग। तो उनपे चेक रखने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ पॉलिसी में चेंज कर रही है या देख रही है कि कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है? इलीगल थोड़े पैसे विलेजेस में जैसे स्टार्ट वगैरह हो जाता है, थोड़े पैसे मिल जाते हैं, उसी चक्कर में वो पुराने मोटर्स और वो सब आपके एसओपीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। लोग प्रोफेशनल इतना नहीं है, छोटी जल्दी कमाई करने के लिए लोग इलीगली ये कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी और पॉलिसी मेकिंग में कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल। रिसेंटली आपने न्यूज में हर साल देखते होंगे, रेगुलर नहीं होता है लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट पैराग्लाइडिंग में ज्यादा होते हैं। उसका रीजन जो मुझे लगता है कि पैराग्लाइडिंग का इक्विपमेंट थोड़ा चीपर आ जाता है और इजीली अवेलेबल होता है। लोग नया या सेकंड हैंड ले लेते हैं और ये काम शुरू कर देते हैं, जिसको हम टैंडम फ्लाइट्स बोलते हैं ना, जॉय राइड्स। उनका रूल तोड़ने का या किसी को जान से मारने का मन नहीं है ना, इनोसेंट। खासकर आप देखेंगे हिल्स के लोग बहुत इनोसेंट। उन्होंने किसी को उड़ते हुए देखा, उन्हें लगा देखो इसमें अच्छे पैसे आ रहे तो हम भी करेंगे, और वो जो मौका मिलता है वो सीख लेते हैं। तो वो सिस्टम अच्छा नहीं था, क्योंकि आप सरप्राइज हो गए। इसका सिस्टम यह है कि पहले आप सोलो उड़ना सीखो। जब अकेले 100 घंटे कम से कम उड़ लिए हो, फिर 100 घंटे के बाद आपको मौका मिलेगा कोर्स करने का, टैग का, कि पैसेंजर को लेके उड़ सको। फिर पैसेंजर को लेके भी 50 घंटे उड़ लिए हो। पैसेंजर कौन? जो खुद पे पायलट है। अच्छा। तब आपके 150 घंटे पूरे हो गए तो आप किसी अनजान आदमी को, जो पैसेंजर्स ऐसे आते हैं टूरिस्ट, उनको उड़ा सकते हैं। तो ये रूल फॉलो कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको पता नहीं था। फिर इक्विपमेंट होता है, उसकी एक लाइफ होती है तो कपड़े में कोटिंग की हुई है ना, वो कोटिंग रख रखाव से, मॉइस्चर से, किसी भी माहौल से खराब हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी, क्योंकि ये उड़ने के लिए बना है। तो उसको इतना ही हवा पास होनी चाहिए जिससे वो उड़ सके। अगर उसकी पोरोसिटी कम होगी तो क्या होगा? टेक ऑफ तो हो जाएगा लेकिन वो उड़ ही नहीं रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, आप नीचे जा रहे हैं। और उसके अलावा कोलैप्स हो जाता है कपड़ा ही है। तो ये सब चीजें अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने के बाद ये इशू नहीं आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने खासकर उत्तराखंड में ये किया, और भी जगह पे, हिमाचल में भी, जो हमारे ही फ्रेंड्स ने किया। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मेरे को स्पोर्ट्स में शौक है, ट्रेनिंग में नहीं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स ट्रेनर है, मेरे से छोटे भी हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट्स के साथ मिलके ये ऑफर किया कि हम सबको सेफ्टी और इन सब की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सबका इक्विपमेंट हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छा है, उसको रेगुलरली सर्टिफाई कर सकते हैं। इस पे काफी काम हो, और उस वजह से आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि जितने पहले एक्सीडेंट होते थे अब नहीं होते, है ना। और
पैराग्लाइडिंग में क्योंकि पायलट्स भी ज्यादा हैं, पैरामोटरिंग में बहुत कम पायलट्स हैं, क्योंकि उसका इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है। अगर पैसेंजर को आपको उड़ाना है तो 25 से 30 लाख रुपए का तो आप पे इक्विपमेंट है खाली, फिर उसका रख रखाव, उसके लिए फील्ड चाहिए बड़ा। तो इसलिए पैराग्लाइडिंग लोग ज्यादा करते हैं कि आसानी से कहीं भी रख ले गए और कहीं से भी उड़ लिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इस स्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए इधर उधर बहुत सारे रूल तो बनाए, लेकिन हमारे जैसी बॉडी जो माइक्रोलाइट पैरामोटर कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको एक काम सौंपा एरो क्लब के थ्रू कि हम लोग इस पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करें कि भाई डेंजर कहाँ होता है, एक्सीडेंट। पहले उनकी ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग को सर्टिफाई करें ऑनेस्टली, फिर उन्हें लाइसेंस दें, फिर उनके इक्विपमेंट को लाइसेंस दें, और ये पीरियोडिकली करें। कोई आदमी 6 महीने उड़ा नहीं और एक दिन आ गया साइड पे पैसेंजर को लेके उड़ लिया, लाओ मैं ले जाता हूँ, वो भी सही नहीं है। पहले अकेले फ्लाइट करो, फिर ये देखो, इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करना, इस बात की ट्रेनिंग देना। पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक बेसिक सी चीज है कि हेलमेट लगा के उड़ो। तो कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने आपस में सीख लिया है और इसको मजाक माहौल बना रखा है। वो दिल्ली के आसपास भी है, वो साउथ में भी है, वो नॉर्थ में भी, वो ईस्ट में भी है, सब जगह। वो नहीं करना चाहिए कि हेलमेट भी नहीं लगा रहे हैं। जो हेलमेट नहीं लगा रहा वो इक्विपमेंट क्या देखेगा, क्यों नहीं लगा रहे कि हमारी फोटो आएगी पैसेंजर के साथ। तो इस तरह के एटीट्यूड के लोगों के ऊपर जरूर लगाम लगानी चाहिए। आज ऐसा लॉ अभी नहीं है कि हम उनको रोक सकते हैं, हम यानी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए वो सबको रोक देते हैं। एक एक्सीडेंट होता है बोलते हैं यहाँ फ्लाइंग ही बंद। तो जो लोग डिजर्विंग है वो भी उनका भी उनकी वजह से और लोग कहते हैं बड़ा डेंजरस स्पोर्ट है। तो ये जो अनसेफ उड़ा रहा है उसको ये सोचना चाहिए वो अपना ही नुकसान नहीं करता, दूसरे का भी। वो जिंदा भी बच गया तो खुद भी नहीं कमाएगा, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देगा, और धीरे धीरे ये स्पोर्ट बंद हो जाएगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ये सब देखे जहाँ पे जान का नुकसान हो गया और डेंजर है कि उसके लिए मैं रेगुलेशन कैसे करूं, वो नहीं कर पाई। इसलिए बढ़िया स्कूल में ट्रेनिंग करें, लगातार ट्रेनिंग करें, एक दूसरे से सीखें, सर्टिफिकेट्स लें, लॉग बुक मेंटेन करें कि आप उड़े तो क्या क्या हुआ। भाई हर फ्लाइट की लॉग बुक होनी चाहिए, डिजिटल या फिजिकल। तो आप उड़ते हैं उसको कुछ ना कुछ तो होता ही है कि आपको सीखने को मिलता है, तो आप उसमें लिखते हैं, करेक्ट, उसको पढ़ते हैं वापस, डीब्रीफिंग। तो जितने हम स्पोर्ट्स के पायलट उड़ेंगे तो शाम को फिर डिनर पे जब बैठेंगे तो पहले डिनर करने से पहले हर आदमी अपनी फ्लाइट डिस्क्राइब करेगा कि हम उड़े थे तो क्या हुआ, टेक ऑफ कैसा हुआ, हवा में क्या हुआ, ये क्या हुआ। कितना सीखते हैं ये सब, क्या लोग फॉलो करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको फ्लाइंग नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो बहुत एफर्ट्स करेगी और करती रहेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम पायलट्स के ऊपर। जान गवर्नमेंट की नहीं जाएगी, जान आपकी जाएगी, करेक्ट है ना। तो इसलिए आपको जो भी फ्लाइंग करोगे आपकी जान आपके हाथ में। अपना इक्विपमेंट अच्छा रखें, अपनी ट्रेनिंग, अपनी तबीयत, तब किसी को साथ में उड़ाएं या अकेले उड़े जब सब सेटिस्फैक्ट्री है। तो आपको क्या लगता है अभी पैरामोटरिंग एज अ स्पोर्ट, लोगों के मन में क्या क्या मिसकंसेप्शंस है अबाउट द स्पोर्ट? एक तो पैराग्लाइडिंग पैरामोटरिंग में लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं हाँ हमने देखा। और पैरासेलिंग, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को पैरासेलिंग से कि ये पैरासेलिंग क्या होती है कि बोट या जीप के साथ रोप से बांध के, उसको टेदरिंग बोलते हैं, रोप से बांध के आपको एक पैराशूट में, पुराने जमाने का पैराशूट जो होता था गोल सा बड़ा, वो नीचे लाने के लिए बनाया गया, उड़ने के लिए नहीं। उसमें जोर से चला के आपको थोड़ा एक 50, 60, 70, 80 फुट पे फीलिंग आती है आप उड़ रहे हैं, विच इज ओके, वो भी बढ़िया स्पोर्ट है, ठीक है। उसमें उड़ नहीं रहे, उसमें तो 2 या 1 पैसेंजर है, वो होती पैरासेलिंग। पैरासेलिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो मोटर बोट से कराई जाती है। अब उसको जीप से भी करा देते हैं, राजस्थान में सी तो है नहीं, तो वहां कैसे कराएंगे, लेकिन सैंड ड्यून्स है तो जीप दौड़ा रहे हैं 4x4 सब, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्पोर्ट है। लेकिन पैराग्लाइडिंग है जब हम ग्लाइडर को लेके और दौड़ लगाते हैं किसी पहाड़ पे, कूदते नहीं है कहीं। ये मिसकंसेप्शन, लोग कहते हैं वो ग्लाइडर लेके कूद गया, कूदते नहीं है आप, दौड़ते जैसे एयरक्राफ्ट दौड़ता है रनवे पर, ऐसे ही आप दौड़ते हैं और एक स्पीड के बाद वो अपने आप टेक ऑफ करता है। क्योंकि फिजिक्स का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है विंग का, कि नीचे जो हवा है वो तेज जाती है विंग के शेप के कारण, यू शेप के कारण, और ऊपर से धीरे जाती है। इस कारण नीचे जो प्रेशर है ना, वो
अलग होता है और विंग के ऊपर अलग होता है, उससे हमें लिफ्ट मिलती है। हमने सब फिजिक्स में ये पढ़ा है, करेक्ट। वही प्रिंसिपल से उड़ता है। तो पैराग्लाइडिंग में आप दौड़ के किसी पहाड़ पे जाना ही पड़ेगा, या फिर आपको किसी जिसको हम किसी जीप या किसी से बांध के आपको उड़ना पड़ेगा, एक हाइट पे जाके आप निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं पैराग्लाइडिंग की। पैरामोटरिंग में इंजन होता है, वो इंजन आप बैकपैक की तरह पहन लेते हैं, है ना। उसमें प्रोपेलर होता है, जैसे एयरक्राफ्ट के आगे 2 लगे होते हैं प्रोपेलर, 2 या 3, ऐसे ही प्रोपेलर उसमें होता है जो आपको धक्का देता है। और या तो आप कंधे पर रख के दौड़ सकते हैं, उसको हम फुट लॉन्च बोलते हैं, या व्हील्स लगे होते हैं 3 व्हील, उसको ट्राइक बोलते हैं, उसमें इंजन लगा होता है, उसमें उड़ सकते हैं। सोलो भी उड़ सकते हैं, डबल, दोनों मैकेनिज्म से आप सोलो दौड़ के भी डबल उड़ सकते हैं और उस पर भी डबल उड़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, बेसिक मिसकंसेप्शन इसी बारे में। अच्छा। दूसरा जो लोग फ्लाइट कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कितना सेफ स्पोर्ट है और कितना बढ़िया स्पोर्ट है। तो अभी जैसे ये पिकअप हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी चीजों में पैरा मोटरिंग इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी नीश एज अ स्पोर्ट। तो उसका क्या रीजन है? अगर इसको और कमर्शियल बनाना है और रीच देना है, पॉपुलैरिटी गेन करनी है, इसको एज अ प्रॉपर स्पोर्ट, जैसे यू हैव एडवर्टाइजर्स, यू हैव स्पॉन्सरशिप डील्स, आपके ब्रॉडकास्टर्स आपको लाइव दिखाएंगे, ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि वहां तक पहुंचने में कितना टाइम है और क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को? कोई भी स्पोर्ट नया होता है उसमें टाइम लगता है सेटल होने में। क्रिकेट इंडिया में खेलते तो सब थे, लेकिन जब 1983 का वर्ल्ड कप जीत गए थे कपिल देव एंड टीम, तब उसमें बूस्ट आया। करेक्ट। उसके पहले भी खेलते थे, इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, और आप फील्ड पे भी देखते हो टीम वर्क नहीं था, करेक्ट है ना। जो भी प्लेयर है मैं नाम क्या लूंगा, लेकिन अपने लिए खेलते थे वो, करेक्ट। हम सेंचुरी बना ले, हम बॉल पकड़ ले, हम ये सेम चीज, ये भी टीम स्पोर्ट नहीं है अभी, है ना, इंडिविजुअलिस्टिक है काफी। नाउ पैरामोटरिंग कम क्यों होती है? उसका रीजन है इक्विपमेंट कॉस्ट। कोई भी इक्विपमेंट इंडिया में नहीं बनाते, सब इंपोर्ट होके आता है। इंपोर्ट होने का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, तो ड्यूटी लगने के बाद वो बड़ा महंगा होता है। और क्योंकि हाई प्रिसीजन फ्लाइंग के इक्विपमेंट हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑलरेडी डेवलप कंट्री में बन रहे हैं, वो वहाँ लेबर कॉस्ट हाई है। जैसे वितोराजी, पॉलिनी, ये सब लोग इंजन बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर कंपनीज है। तो ये इंजन की डिमांड इतनी तो है नहीं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बहुत हो गया तो 10,000 से नीचे लोग उड़ा रहे हो, तो उसकी R&D में कितना खर्चा होता होगा, तो उसकी कॉस्ट रहती है ज्यादा। तो जैसे खाली इंजन, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो फ्रेम बनाती है पूरा, लेकिन खाली इंजन अगर कॉस्ट आज 6,000 से 10,000 डॉलर का इंजन आ जाता है यूरो का, लेकिन जब वो इंडिया में आएगा तो उसमें 40% ड्यूटी लग जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा। तो वो ऑलरेडी महंगा था, क्योंकि ऐसे कंट्रीज में बन रहा है जहाँ लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, और फिर वहां से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि उसकी डिमांड निश ही रहेगी, बहुत ज्यादा इंजन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर ऐसी चीजों पे ड्यूटी हटा दे, क्योंकि ये तो बड़ा निश स्पोर्ट है, तो पॉपुलर हो सकता है। लेकिन हर एक इंसान हर एक फील्ड जाके ड्यूटी हटाने की बात करे तो पता नहीं कैसे पॉलिसी काम करेगी। तो उसके लिए और भी तरीके कोई हो सकते हैं, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और प्रपोजल्स दे रहे हैं कि इक्विपमेंट सस्ता कैसे हो सकता है। 2 ही रास्ते हैं, या तो यहाँ बनाए या इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दें या कम करते हैं, है ना। इक्विपमेंट जब मिलने लग जाएगा, आप सोचिए आज की डेट में 15 लाख रुपए में मिनिमम, उससे कोई कमाई नहीं होगी आपकी, क्योंकि वो तो सोलो इक्विपमेंट है। अगर आप 30 लाख रुपए का इक्विपमेंट लेते हैं तब आप वो जो जॉय राइड करा सकते हैं। फिर ट्रेनिंग महंगी है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, पार्ट्स बड़े महंगे होते हैं। जब कोई ट्रेनिंग लेने जाता है अपना इंजन तो लेता नहीं है, ट्रेनिंग स्कूल का यूज करता है, तो उसका खाली प्रोपेलर टूट जाए तो 60,000 रुपए का, और ट्रेनिंग में तोड़ सकता है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट में वो कवर्ड होता है, वो स्टूडेंट्स थोड़ी मांग लेंगे कि लाओ ये दीजिए हमें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण पैरामोटरिंग एक्सपेंसिव है। बट जैसा मैंने बताया, कोई भी फ्लाइंग इक्विपमेंट है उसमें सबसे सस्ता इक्विपमेंट अगर उड़ने के लिए चाहिए तो पैरामोटरिंग। अच्छा। देखिए आप ग्लाइडर्स, हेलीकॉप्टर, सब कुछ करोड़ों में आता है, ये फिर भी लाखों में आ रहा है।
वी कैन एक्सपीरियंस गुड फ्लाइंग। तो ये हर्डल्स है। फिर उसके बाद पॉलिसीज क्लियर नहीं है, लोकल पुलिस को पता नहीं है क्या करना है। करेक्ट। कोई उड़ रहा है तो उसे रोके या उड़ने दे, और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बन के उनके था बच्चे आई हुई है। तो ऐसा कोई परमिशन का रूल नहीं है, ये गवर्न नहीं है ये स्पोर्ट, ना ही गवर्न की जरूरत है ना। ये एक लेजर स्पोर्ट है, इसमें 500 से 1000 फीट 2000 फीट पे आदमी उड़ता है। अगर उसकी ट्रेनिंग सही है तो उसे पता है कहाँ उड़ना है कहाँ नहीं उड़ना है। तो इसलिए किसी को गवर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब एटलीस्ट पुलिस को, उनका रोल नहीं है इसमें कुछ भी। और तो अभी लोकल अथॉरिटीज है, डीएम है, कलेक्टर है, इन सब के यहाँ भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो अगर कोई आपको स्पोर्ट्स की तरह से फेवर करना चाहता है तो आपको कोई अड़ंगा नहीं डालते, और नहीं तो वो आके बंद करा देते कि आप नहीं उड़िए। तो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टू सॉल्व। खाली गवर्नमेंट को नहीं, हमें भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करके ये बताना है कि क्यों ये जरूरी है करना, और ये ओथ लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि क्योंकि हम हवा में उड़ रहे हैं तो हम बहुत वल्नरेबल हैं। सबको दिखाई दे रहा है एक्सीडेंट, कोई छोटी सी चीज भी हवा से गिरती है तो वो किसी के सिर पे गिरे तो वो मर जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई भी इनोसेंट सिविलियंस को हमारे शौक या प्रोफेशन की वजह से खतरा हो। तो वो पॉलिसीज बनानी, कहाँ उड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे लोगों को दूर रखना है, तमाशा नहीं हो। कई बार आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में, कुत्ते दौड़ रहे हैं और टेक ऑफ हो रहा है ना, तो वो सब ठीक नहीं है। रनवे पे कुत्ता आता है तो बहुत डेंजरस है, हजार्डस तो कुत्ते के लिए नहीं, वो जो बैठा है वो भी मर जाएगा ग्राउंड पे। तो वो नहीं है, फिर लोग बिल्कुल पास आ जाते हैं। कई जगह ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब वो इंजन स्टार्ट था तो तमाशबीन आ गए और उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या चल रहा है, और उनका हाथ उसमें आ गया, कट गया तुरंत। इंडिया में हुआ है। फिर वो दोष लगाते हैं कि फ्लाइंग बंद कर दो। तो इसलिए ये लोगों को भी समझ होनी चाहिए कि भाई ये इक्विपमेंट जो है वो बहुत एक्सपर्ट लोग ही हैंडल कर सकते हैं। हर एक इंसान उसके करीब ना जाए और ज्यादा देखने की कोशिश ना करे। जब ट्रेनिंग ले लो तो जाओ। तो स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है सच। टूरिस्ट जगहों पे एक रेगुलेशन बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि भाई कितने लोग उड़ाएं, कितनी कैपेबिलिटी है। वहीं टूरिस्ट घूम रहे हैं, वहीं टेक ऑफ हो रहा है, वहीं लैंडिंग हो रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देहरादून में देखो फ्लाइट जहां से होती है वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो दूर जाके मालदेवता दूर है, वहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। ऊपर जहां से उड़ना है वहां से केवल फोकस होके फ्लाइट होती है, जहां लैंडिंग होनी है वो भी डेडिकेटेड ग्राउंड। ऐसे हर जगह होना चाहिए, लेकिन उस ग्राउंड को पाने के लिए फिर गवर्नमेंट हेल्प भी करे। अभी कोई सहूलियत नहीं है कि कहाँ से ग्राउंड लीज पे दे गवर्नमेंट, तो कई जगह दे रही है और इसीलिए प्रमोट हो रहा है। स्पोर्ट जिन स्टेट्स में दे रही है वहां पे अच्छा प्रमोट हो रहा है ना। और खासकर हमारे हिल्स में, हिमाचल और यहाँ पे और नॉर्थ ईस्ट में काफी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, और कमीशंस भी बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर हो, लेकिन ये काम हो पा रहा है। इसीलिए आप देखते हैं इतने लोग अभी उड़ रहे हैं। जो एंथुजियास्ट है, जो न्यू एंट्रेंट जिसको बोलते हैं, हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग द स्पोर्ट ऑफ पैरामोटरिंग, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगा वो? और अगर उसको कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट इज हिज वे फॉरवर्ड, क्या कर सकता है वो? कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है वो हमें कांटेक्ट कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो है ना, और तो शुरू कहाँ से करें? आपके पॉडकास्ट में आ ही जाएगा। और शुरुआत बहुत सिंपल है, एक अच्छे ट्रेनिंग, जैसे हमने बोला हमें कांटेक्ट कर लें। मैं माइक्रोलाइट पैरा मोटरिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बाबत बोल रहा हूँ, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि कौन से स्कूल जाए, कहाँ से ट्रेनिंग करें, उनको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो जहाँ वो लेते हो उसके आसपास, क्योंकि हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया लिस्ट है सारे चीफ इंस्ट्रक्टर्स की, स्कूल्स की, और टाइम टू टाइम हम जानते हैं कौन अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, कौन किस एरिया में। तो पहले बेसिक फ्लाइंग सीखनी पड़ेगी, और फिर कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए डेफिनेटली जब तक मेरा रोल है एज अ लीडर, आई विल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। किसी को भी, किसी भी यंगस्टर्स को, इसमें एज नहीं है, मेरे से बड़े लोग भी आ सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी एज 75 और 80 है, वो फ्लाई कर। अच्छा, इतनी एज में भी? और कंपटीशन में ओल्डेस्ट पायलट जो आया इस बार उसका 68 एज। अच्छा, तो जिसको भी चाहिए
यही एक तरीका है। वो इंटरनेट पे अपना रिसर्च करें या हमको माइक्रोलाइट पैरामोटर कमीशन ऑफ इंडिया को लिखें, MPCI, है ना, ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी और आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल और उसमें वी विल डेफिनेटली हेल्प देम। कंट्री के लिए कोई भी कंपटीशन में आना चाहता है, फ्लाई करना चाहता है और कमर्शियल रीजन के लिए भी फ्लाई करना चाहता है, तो वी कैन हेल्प इन एवरी विच वे, फ्रॉम परमिशन टू ट्रेनिंग टू इक्विपमेंट टू लाइसेंसिंग, ऑपरेटिंग, एवरीथिंग। everything has a cost and it is still a niche profession. Yes. How lucrative is it? और कितना potential है कि lucrative हो और लोगों में वो आए कि let me take this as a profession and वो उससे अच्छी कमाई भी कर सके as a sport. तो अभी कितना lucrative, कितना पैसा है अभी sport में और कितना आ सकता है, कितना potential है? देखो, लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने बहुत सुना है ना वर्ल्ड में कितने एयरलाइंस बंद हुए हैं। फ्लाइंग ल्यूक्रेटिव नहीं होता कभी भी, है ना। कॉस्ट बहुत हाई होती है हर चीज। बड़े बड़े एयरलाइंस बंद हो जाते हैं, छोटे फ्लाइंग के सेटअप क्या। वाइल सेइंग दैट ये ल्यूक्रेटिव ऐसे है कि बड़ा रिस्पेक्टफुल काम है ना। आप देखिए, आप आते हैं और कमर्शियली करना चाहते हैं, देखिए तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। एक 30 लाख की मशीन ली और एक आपने बहुत अच्छे से एक ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए अपनी ट्रेनिंग पे खर्चा हुआ एंड अपना समय दिया साल भर। यू आर रेडी टू फ्लाई, है ना। तो किसी भी कोर्स के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आप सिंसियर हैं तो आपका इक्विपमेंट टूटेगा और आपको एक फ्लाइट का, जो कि 5 मिनट की फ्लाइट होती है, उसके लिए कोई भी इंसान 5 से 10 हजार रुपए देने होने तैयार है किस जगह पे। और कुछ हिडन कॉस्ट होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि 12 महीने काम नहीं चलता, कोई दुकान नहीं खुली, करेक्ट है ना। तो मौसम के ऊपर डिपेंडेंट करता है। सुबह मौसम अच्छा है, शाम को नहीं। 2-4 साल ऑपरेट करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो अक्सर जो लोग अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं वो है एक जगह पे नहीं रहते। वो जहाँ मौसम अच्छा होता है वहां 2 महीने फ्लाई किया, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए। ऐसे करके अपना साल भर एंगेज रखते हैं। इंडिया में मानसून होता है 3 महीने, तब फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। बट 3 महीने आपको मिले तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, है ना। अपनी इंग्लिश अच्छी करो, अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज अच्छी करो, अपनी मशीन के बारे में सीखो, समझो। इंडिया के बाहर चले जाओ जहाँ पे मौसम अच्छा है, वहां फ्लाई करो, खुद की स्किल्स अच्छे करो। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, लेकिन ऐसा करोड़पति बनने वाला प्रोफेशन नहीं ना। हाँ, आपकी हो सकता है लाखों में कमाई हो जाएगी, हजारों में नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। क्योंकि आप एक दिन में अगर 10-12 फ्लाइट करते हो और 10,000 रुपए आपको कोई देता है तो 1 लाख रुपए आ रहे हैं आपको बढ़ते। उसके लिए 3-4 लड़कों को भी रखा हुआ है, आपका सेटअप भी है, चीजें भी है ना। ये सब पॉसिबल कमर्शियल फ्लाइंग। जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो बिल्कुल ल्यूक्रेटिव नहीं है। फिर तो आप अपने ही पैसे लगा, अपने पैसे लगा नहीं में सब यहाँ वहाँ। तो यू डू मोर आउट ऑफ बिकॉज लव दिस स्पोर्ट। वो पैशन से कर रहे हैं, सिर्फ पैशन से करते हैं। तो आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसका रिकॉग्निशन मिल रहा है डेफिनेटली। और आपके पास कुछ नया करने को है, हर कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जैसा मैंने बताया, अभी इस समय हम यहाँ बैठे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें वो स्पॉन्सरशिप कर पाए। प्राइवेट स्पॉन्सर्स, जो कि स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है। तो अभी एज हमारा कमीशन, वी आर ऑल्सो वर्किंग आउट, बट वो चिकन एंड एग क्वेश्चन है। कैसे कोई मेडल जीत जाता है तो स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाएगी, पर जब तक हम वो नहीं कर पाते हैं तो ट्रेनिंग अपने आप करनी पड़ेगी। तो पहले अपने आप करना होता है। ये हॉकी में भी हुआ, मेजर ध्यानचंद से पहले कौन स्पॉन्सर था, फिर बीच में ढीली हो गई हॉकी, तो नहीं था, है ना। क्रिकेट ऊपर चला गया, अभी लीग्स बन गई है। हम लीग फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं, उतने फ्लायर्स नहीं है। लोग ट्रेनिंग करेंगे तब तो आएंगे नहीं। अभी कुल एक्टिव फ्लायर, मतलब जो हमेशा उड़ते हैं, मशीनें तो कई 100 लोगों ने ली होगी। तो इंडिया में गिन चुन के पैरामोटरी के पायलट निकलेंगे मुश्किल से 100 से कम। उसमें कमर्शियल ज्यादा है, चैंपियनशिप वाले बहुत कम है। तो ये इकोसिस्टम डेवलप होना ही होना है। जो चीज कम होती वही तो बढ़ती है। तो इसलिए ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके लिए सब पॉलिसीज फेवरेबल होती जाएंगी। वो हम ही लोगों को बनानी है। बस पहली चीज है डिसिप्लिन। फ्लाई करो, सेफ्टी से करो, और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से करो।
आप ऐसी कौन सी चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं पूरे सिस्टम में इन इंडिया ताकि और ज्यादा प्रमोट हो सके? तो सबसे पहला चीज है जो स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स है ना, इंडिया हर जगह लोकल लॉज होते हैं, हर शहर में, हर स्टेट में, हर जगह उनको समझ के एक बेहतरीन एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी बनी जो अप्रूव बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट। अभी हर स्टेट ने अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है। कई स्टेट में टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर बने हैं क्योंकि टूरिज्म प्रमोट करने को इसको देखा जा रहा है, विच इज फाइन, कहीं से भी शुरुआत हो। लेकिन एक्चुअली तो ये स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स और टूरिज्म तो उसका एक एप्लीकेशन है ना। तो दोनों तरह से देखी जाए। और इसकी जो नेशनल कंपटीशन होते हैं, जैसे हमारे नेशनल गेम्स होते हैं, स्टेट गेम्स होते हैं, इसमें हमारे पायलट्स आके उसमें कैटेगरी बनाई जाए, है ना, कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियनशिप हो रही है, चाहे तो ही पायलट आए, कोई बात नहीं, शुरुआत कैसे भी होगी और लोग देखेंगे, सीखेंगे। अभी उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए थे तो वहां पे पैरामोटरिंग की चैंपियनशिप और ऑटोमेटिक होनी चाहिए, उसको स्पोर्ट्स का दर्जा मिलेगा तभी तो होगा। और ये होने से ये फायदा होगा, जैसे अभी एशियन गेम्स जो होते हैं हमारे मेन स्ट्रीम एशियन गेम्स, उसमें पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी आ चुका है। तो इंडिया के नेशनल गेम्स में जब नहीं होगा तो एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन कैसे होगा? टीम तो यहीं से बनेगी, तो ऐसे ही पैरामोटरी भी आ जाएगा। तो ये जो पॉलिसी में बदलाव है ये हम सजेस्ट करके सबमिट कर चुके हैं गवर्नमेंट को, जब भी वो अप्रूव हो जाएगी ये लागू हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत मजा आया मेरे को आपसे बात करके, इतनी सारी चीजें सीखी मैंने। थैंक यू यश, आपका पॉडकास्ट चैनल बहुत अच्छा बढ़े। यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद यू, इट इज नॉट इजी टू गेट सो मेनी different field people and talk to them so comfortably and making them so comfortable। और ये सब जो नॉलेज आपके थ्रू बाहर जाएगी ये बहुत बड़ा बूस्ट है। आपने काफी लोगों को अपने चैनल के थ्रू उनके आइडियाज एक्सपोज किए हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। इस जमाने में जब लोग बैड न्यूज ढूंढ के उसे सेंसेशन बनाते हैं, आप एक पॉजिटिविटी का चैनल चला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दिस इज वेरी मच नीडेड। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।